नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा चर्चा होएगी स्पाइन के डिस्क डिजीज़ और किन डिस्क डिजीज़ में सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में। यह यूजुअल एक कंसर्न हो सकता है कि इतनी सारी चर्चा स्पाइन और डिस्क पर क्यों हो रही है। इसलिए कि जब हम अपने ओपीडी में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे लगभग 60 to 70% पेशेंट्स या तो सिर दर्द के साथ आते हैं या फिर बैक या नेक पेन के साथ आते हैं, मतलब स्पाइन एलिमेंट या हेडेक। हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं, स्पाइन के पेन के भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ हो या डिस्क का प्रोलैप्स हो। तो यूजुअली जब हल्का फुल्का, जिसे माइल्ड पीआईवीडी कहते हैं, अगर डिस्क प्रोलैप्स होता है, हल्का प्रोलैप्स होता है अंदर, तो इस कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी की कोई सलाह नहीं देता। धीरे धीरे यह डिस्क प्रोलैप्स या तो एट्रोफी कर जाता है, सूख जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। छोटे छोटे डिस्क अपने आप एट्रोफी कर जाते हैं 4 से 6 महीने में, तो उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ डिस्क डिजीज़ेज़ बढ़ती जाती हैं और पेशेंट के सिम्टम्स एग्रीवेटेड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यह अवेयरनेस के लिए ही वीडियो है कि किन हालात में अपने न्यूरोसर्जन को बिल्कुल अप्रोच करें और जल्दी से जल्दी अप्रोच करें। पहला कारण होगा इंक्रीजिंग बैक पेन डिस्पाइट एनाल्जेसिक्स और फिजियोथेरेपी। तो जैसे पेन इतना डिबिलिटेट हो जाए कि आप आगे ना झुक पाएँ, या फिर अगर आपको यहाँ से लगभग 200 मीटर भी दूर जाना हो तो आपको बीच में रास्ते में जाके बैठना पड़े कि 50 मीटर चलने के बाद पैरों में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा, मुझे बैठना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, जिसमें कि नस की ब्लड सप्लाई खुद इतनी कम हो गई है कि नस रो रहा है, इट्स क्राइंग फॉर ऑक्सीजन, इट्स आस्किंग फॉर सम रेस्ट। तो अगर किसी का पेन बढ़ता जा रहा है, डे टू डे एक्टिविटी में उसको डिबिलिटेट कर रहा है और उसका वॉकिंग डिस्टेंस 200 मीटर 500 मीटर ऐसा रह गया है जिसके बाद उसे बैठना पड़ रहा है, go for surgery. Definitely go and consult your neurosurgeon, and if he is opining for surgery, do consent for surgery. Second thing is weakness of power. अगर कमर में डिस्क का प्रोलैप्स है और इसके बाद कमर में वो हो सकता है कि L1 पर हो, L2 पर हो, L3 पर हो, L4 पर हो या L5S1 पर हो, ये सारे हमारे लंबर और सेक्रम के डिस्क स्पेसेस की डिस्क्स हैं, जिनके नंबरिंग के आधार पर उनको बोला जाता है। तो अगर जिस लेवल का डिस्क बल्ज करके नस को दबा रहा होगा, उसके हिसाब से पेशेंट के या तो हिप में कमजोरी आएगी, या नी में कमजोरी आएगी, या एंकल पंजे को उठाने में कमजोरी आएगी, या अंगूठे में कमजोरी आएगी। जो पैर का ग्रेट टो होता है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमजोरी आने से पहले मरीज कहता है कि हमें लगता है कि पैर का जो सोल है वह सुन्न पड़ रहा है, लगता है कि जैसे मैं रुई के फाहे के ऊपर चल रहा हूँ, चप्पल पहनने पर मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो दिस इज़ कॉल्ड नंबनेस। तो अगर आपके पैर में सेंसरी नंबनेस आनी शुरू हो गई है तो यह एक दूसरा कारण है या दूसरा इंडिकेशन है जहाँ पर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर वो बोले तो सर्जरी करा लो। तीसरा हुआ कमजोरी आना, जिसमें कि आपके हिप में L1 L2 की हालत में, या नी में L2 L3 L4 की हालत में, या एंकल में L4 L5 या L5S1 की कमजोरी की हालत में, या बड़े अंगूठे में जहाँ पर कि चप्पल पहन रहे हैं और चप्पल पहन के चलते वक्त चप्पल बार बार बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि ग्रेट टो से स्लीपर के ऊपर ग्रेस्प जो आ रहा है वो ग्रेस्प बन नहीं पा रहा, वहाँ पर वीकनेस आ गई है। तो अगर आपके हिप में, नी में, एंकल में या ग्रेट टो में वीकनेस आ रही है, अगेन विजिट योर न्यूरोसर्जन और whoever the doctor nearby available is, take their opinion and move for surgery. Third is पेरीएनल नंबनेस, कि आपने सुबह में शौच किया और शौच करने के बाद आपको उस एरिया को पानी से साफ करते वक्त ठंडापन का एहसास नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर ठंडा है या फिर गर्म है, या छूने पर वहाँ पर आपका सेंसेशन लॉस हो गया, जिसको हम पेरीएनल नंबनेस कहते हैं। तो अगर यह नंबनेस आ गया है
तुरंत सर्जरी कराने जाओ, डू नॉट डिले इट, इट्स काइंड ऑफ सिटिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब। अगला इंडिकेशन होता है कि रिटेंशन, कि सुबह से शाम हो गई और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका पेशाब का थैली, यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है एंड यू नीड टू गो एंड वॉइड। तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ सेंसेशन ऑफ फिलिंग ऑफ ब्लैडर। आपके पास ब्लैडर के भरने का सेंसेशन जा चुका है, वो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि L5S1 की जो नस होती है वह मोशन मतलब फीसिस और यूरिनरी कंट्रोल को बताती है। तो अगर यहाँ पर यह L5S1 की डिस्क के इतने बल्ज होने के कारण आपको ना पेशाब का पता चल पा रहा है, ना आप मोशन पास कर पा रहे हैं, तो इट इज़ एन अर्जेंसी, नॉन ट्रोमेटिक न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, जहाँ पर कि आप तुरंत जाकर के न्यूरोसर्जन से मिले और प्रेफरेबली 24 आवर्स के अंदर सर्जरी करा लें, तो हो सकता है कि यह आपके लक्षण दोबारा रिकवर कर जाएं। तो ले दे करके फिर मैं दोबारा सारी चीज़ समअप करूँगा कि अगर आपके पास पैदल चलने पर दर्द इतना बढ़ जा रहा है कि आप 200-300 मीटर चल करके बैठने की ज़रूरत पड़ जा रही है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको चलते वक्त चप्पल पहनते समय लग रहा हो कि आप रुई के फाहे पर चल रहे हो, आपको झुनझुनी पैर के सोल में महसूस हो रही है या फिर सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर आपको हिप में, नी में, एंकल में या ग्रेट टो पर वीकनेस लग रही हो, फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको मोशन और यूरिन पास आउट करने में दिक्कत हो रही हो, जो कि अभी तक नहीं थी, एकाएक शुरू हो गई और डिस्क की बीमारी पहले से थी, तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अब इसका कोरिलेशन हमारे स्पाइन के स्ट्रक्चर से कैसे होता है, वो 2 मिनट की चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगा। इस डमी में, ये हमारा शरीर में डमी ऐसे रहता है जिसमें आगे की तरफ हमारे वर्टिब्राज अलाइंड रहते हैं और पीछे की तरफ सेक्रम रहता है कर्व करा हुआ नीचे। इसको जब हम आगे से हेड की तरफ से देखेंगे तो ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी हो गई। इसके बीच में इतना बड़ा जो ये एरिया हो गया, इस एरिया से होते हुए हमारे ब्रेन से निकली हुई स्पाइन की मेन नस इससे एंटर करती है और निकल करके वो किनारे के छोटे छोटे फोरामेन से बाहर एग्जिट करती है, अपने नर्व रूट्स को निकालती है। यह डिस्क अंदर की तरफ बल्ज करके इस वाले एरिया के या तो मेन नस को दबाएगी या इन छोटे छोटे नर्व रूट्स को या इनके फोरामेन्स को दबाएगी। जब दबेगा तब पेशेंट को फिर दोबारा वैसा ही सिम्टम आएगा, वैसा ही लक्षण आएगा और उनका बेसिकली इट्स काइंड ऑफ चोकिंग। जैसे अगर आप किसी के गले को दबाते हो तो थोड़ी देर के बाद वह इंसान निष्क्रिय हो जाता है, टर्न्स फ्लैसिड, पावरलेस। ऐसे ही नर्व्स लगातार प्रेशराइज्ड रहने पर धीरे धीरे अपने ऑक्सीजन की कमी से या ब्लड सप्लाई की कमी से वो वीकेंड हो जाती हैं और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है कि पेशेंट के उस पार्ट में सुन्नपन आएगा या कमजोरी आएगी या इनकॉन्टिनेंस होएगा, मतलब उसको मल मूत्र त्याग पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आप अवेयर रहें और हमेशा कोई सी भी दवाई, कोई सा भी इलाज अपने नज़दीकी प्रैक्टिशनर से पूछ करके ही शुरू करें। थैंक यू।